आज जो सीरीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम स्क्विड गेम है, जो कि 2021 में रिलीज हुई। आज मैं आपको इसका सीजन 1 एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है। सीजन 2 की भी फुल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देख पाएं। इस सीरीज के अंदर हम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को एक बहुत बड़े प्राइज के लिए डेथ गेम्स में कम्पीट करते हुए देखते हैं। उनमें से एक करेक्टर स्योंग होता है, जिसकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें इसका मेन कैरेक्टर स्योंग दिखाया जाता है। आज स्योंग की बेटी का बर्थडे होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसको गिफ्ट लेके दे सके, इसलिए वो अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगता है। स्योंग की मॉम उसे पैसे दे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। स्योंग को कुछ और पैसों की भी जरूरत होती है, तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो सारे पैसों को बैंक से निकलवा कर उसे हॉर्स रेसिंग में लगा देता है, जहाँ से वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो स्योंग के पीछे पड़ जाते हैं और वो स्योंग को आकर पकड़ लेते हैं। असल में स्योंग ने एक कंपनी से लोन लिया हुआ था, इसलिए वो लोग उससे वो पैसे लेने आए थे। अब वो लोग उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। जब स्योंग अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास वो पैसे हैं ही नहीं जो वो अभी अभी जीता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो उन लोगों से बचकर भाग रहा था तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है, तो जरूर उसी लड़की ने ही उससे पैसे ले लिए होंगे। अब इस वक्त स्योंग के पास कोई पैसे नहीं होते, तो वो लोग स्योंग से उसका साइन करवा लेते हैं और उसे पैसे वापस देने के लिए 1 मंथ का टाइम देते हैं। अब हम स्योंग को कुछ पैसे अरेंज करते हुए देखते हैं। वो उन पैसों को अरेंज करके अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम स्योंग को ट्रेन स्टेशन की तरफ पहुंचते हुए देखते हैं, मगर वो लेट हो जाता है और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और जब स्योंग वहां बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो उसके पास एक स्ट्रेंजर आकर बैठ जाता है। फिर वो स्ट्रेंजर स्योंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो स्योंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा, लेकिन अगर मैं इस गेम को जीता तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इसके बाद वो दोनों बहुत गेम खेलते हैं और स्योंग काफी दफा हारता है, लेकिन स्योंग के पास उस आदमी को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो आदमी पैसों के बदले में उसे थप्पड़ मारता है। अब थप्पड़ खाते खाते आखिरकार स्योंग एक गेम जीतकर 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इस सब को देखकर वो आदमी स्योंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा है उसे कॉन्टेक्ट करना। अगले सीन में हम स्योंग को अपनी मॉम से बात करते हुए देखते हैं, जो उसे कहती हैं कि अगले साल तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि स्योंग की डिवोर्स हो गई थी और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी। स्योंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए स्योंग उस कार्ड वाले नंबर को कॉल करता है और इसके बाद उसे एक गाड़ी में लेके जाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन गाड़ी के अंदर एक गैस के थ्रू उन सब लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे। वो वहाँ पर एज अ प्लेयर थे क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस पूरी फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था जिसका नाम फ्रंटमैन था और वह सब पर नजर रख रहा था। वहाँ के सारे प्लेयर्स में एक चीज कॉमन थी कि उन सब ने बहुत सारे कर्जे लिए हुए थे और उन सबको ही पैसों की जरूरत थी। अब हम स्योंग को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो प्लेयर 1 था। वो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और उसकी लाइफ जल्दी ही खत्म होने वाली थी। अगले सीन में हमें 2 प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जिसमें लड़की का नाम सेबियोक और लड़के का नाम जैंग होता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। सेबियोक वही लड़की थी जिसने स्योंग के पैसे चुराए थे। स्योंग उसे देखकर पहचान लेता है और उससे अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जिन्होंने पिंक कलर के यूनिफॉर्म पहने थे और उनके मास्क की भी डिफरेंट शेप्स थी। गार्ड्स उन सब प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें टोटल 6 गेम खेलनी होंगी। जो इन गेम्स को जीत जाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद वो सब प्लेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम्स को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये कि अगर कोई प्लेयर गेम्स खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम में थर्ड रूल ये था कि अगर गेम में मेजॉरिटी लोग गेम को खेलना नहीं चाहते तो वोटिंग के बाद वो गेम को छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर हम स्योंग को अपने क्लासमेट सोंगवू से मिलते हुए देखते हैं और वो उसके बचपन का दोस्त था। स्योंग उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि वो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री है। पहली गेम में एक बहुत बड़ी डोल खड़ी हुई थी और इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट था। इस गेम के रूल्स काफी सिंपल थे। जैसे ही डोल रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलेगी तो प्लेयर्स को आगे बढ़ना होगा
और जब वो बोलना बंद करेगी तो उन्हें रुकना होगा। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में तो सबको ये एक जोक की तरह ही लग रहा था, मगर जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। इसको देखकर काफी सारे लोग पैनिक करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि एलिमिनेट करने पर जान से मार दिया जाएगा। पैनिक करने की वजह से काफी सारे प्लेयर्स को शूट करके मार दिया जाता है, लेकिन बाकी सर्वाइवर्स बड़ी मुश्किल के साथ इन गेम्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जो प्लेयर्स मर जाते हैं उनकी बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। इस सब की वजह से काफी सारे प्लेयर्स डर जाते हैं और वो ये गेम्स खेलना नहीं चाहते थे। वो रूल नंबर 3 के मुताबिक इन गेम्स को खेलना छोड़ सकते थे। इसमें फैसला वोटिंग के जरिए होना था, इसलिए वहां पर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराने से पहले सब प्लेयर्स को प्राइज मनी दिखाई जाती है, और उन्हें पता चलता है कि अगर सारे प्लेयर्स ये गेम छोड़ गए तो सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को दे दिए जाएंगे। ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन थी। अब हम सब प्लेयर्स को वोटिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम को खेलना नहीं चाहते थे, इसलिए गेम को यहीं रोक दिया जाता है। लेकिन उनके पास चॉइस होती है कि अगर वो फ्यूचर में चाहें तो गेम्स को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सब प्लेयर्स को अपने घरों में छोड़ दिया जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेओंग पुलिस के पास जाकर सारी बात बता देता है, लेकिन उनको सेओंग की बातों पर यकीन ही नहीं आता और वो उसे पागल समझने लगते हैं। सेओंग उन्हें अपना कार्ड दिखाता है, मगर उसमें जो नंबर था वो गलत था और उस पर कॉल नहीं मिल रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम सेओंग को घर जाते हुए देखते हैं। वो अपने घर में अपनी मॉम को ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी मॉम वहाँ नहीं मिलती। दूसरी तरफ सेओंग का दोस्त सांगू अपनी मॉम को छुपकर देख रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर सेओंग भी आ जाता है और सांगू सेओंग को अपसेट होते हुए बताता है कि उस पर 6 बिलियन वॉन का कर्जा है। वो कहता है कि मैंने अपने क्लाइंट्स के सारे पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, मगर बदकिस्मती से उसके सारे पैसे डूब गए। अब सेओंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का पाँव काफी इंजर्ड है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई है। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर सेओंग को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट हो सकता है, मगर इसके लिए हमें उनका पाँव काटना होगा और इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब सेओंग के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। हम सेओंग को पैसे मांगने के लिए अपने एक्स वाइफ के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी एक्स वाइफ पैसे देने से मना कर देती है। सेओंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सेओंग उसे मिलने आया था और पैसे मांग रहा था। तभी उसका हस्बैंड सेओंग को पैसे देने के लिए आता है और कहता है कि ये पैसे ले लो और मेरी फैमिली के पास कभी ना आना, लेकिन सेओंग उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है, जो ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ हम सेओंग के दोस्त अली को देखते हैं, जो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, मगर उसका दोस्त उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इसलिए उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और फाइट के वक्त बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। इस सब को देखकर अली पैसे उठाकर वहां से भाग जाता है। अपने घर पहुंचते ही अली अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट बुक करके यहाँ से चली जाओ। सीन शिफ्ट होता है तो हम सेब्यूक को एक एजेंट से मिलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ में लाना चाहती थी। एजेंट को उसकी मदर को लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सेब्यूक का एक छोटा भाई भी होता है और उसने अपने छोटे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मदर को वापस ले आऊंगी। अगले सीन में हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, जो अपने भाई को ढूंढने में लगा होता है, क्योंकि उसका भाई काफी टाइम से मिसिंग था। ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भाई काफी दिनों से घर पर नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर चेक कर रहा होता है तो उसे स्क्विड गेम्स का कार्ड मिलता है, और उसने ऐसा कार्ड पुलिस स्टेशन में सेओंग के पास भी देखा था। इसलिए वो सेओंग के पास जाकर उस कार्ड के बारे में पूछता है, मगर इस बार सेओंग उसे कुछ नहीं बताता। घर जाने के बाद सेओंग को वो कार्ड फिर से मिलता है और वो स्क्विड गेम को दोबारा ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हम सारे प्लेयर्स को शिप के पास ले जाते हुए देखते हैं और वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करके शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। इसके बाद सब प्लेयर्स को आइलैंड के अंदर एक फैसिलिटी में ले जाया जाता है। यहाँ पर उन्हें अगले गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब हम सब प्लेयर्स को अलग अलग टीम बनाते हुए देखते हैं। रात को सेबियोक और उसकी दोस्त वॉशरूम में जाते हैं और वो गार्ड्स की नजरों से बचकर उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती हैं। तभी वो गार्ड्स को किचन में बड़े बड़े बर्तन के अंदर कुछ बनाते हुए देखती हैं, लेकिन एक गार्ड को ऊपर से आवाज आती है, जिसकी वजह से उसे कुछ शक होता है और वो वॉशरूम जाकर चेक करता है तो वो सेबियोक को देखता है, जो वापस आ गई थी। सेबियोक अपनी दोस्त को बता देती है कि उसने क्या देखा था, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो गार्ड्स क्या प्लान कर रहे हैं। इन दोनों की ये बात सोंगू सुन लेता है
और वो सेब्यूक से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तन में कुछ बना रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम उन गार्ड्स को देखते हैं जो सारे प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में ले आते हैं। वहाँ पर उनके सामने 4 अलग शेप्स थी और उनमें से उन्हें एक शेप चूज करनी थी। ये देखकर सोंगवू को पता चल जाता है कि ये गेम किसके बारे में थी, मगर वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता। सोंगवू सेयोंग को अलग अलग शेप चूज करने का कहता है, मगर ये बिल्कुल ही गलत एडवाइस थी। इसके बारे में हमें जल्द पता चलेगा। अब उन्हें एक छोटा सा बर्तन मिलता है जिसमें ये शेप्स बनी होती हैं जो उन्होंने चूज की थी, और इस गेम के रूल्स होते हैं कि उन्होंने वो शेप बगैर डैमेज किए बाहर निकालनी होती हैं। लेकिन अगर शेप थोड़ी सी भी खराब हो गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पर सोंगवू ने सबसे इजी शेप ली थी क्योंकि उसे गेम के बारे में पता चल गया था, और सेयोंग को सबसे मुश्किल शेप मिलती है जो अम्ब्रेला होती है, और इसे बगैर डैमेज किए हुए निकालना बहुत मुश्किल था। सोंगवू की डिफरेंट शेप्स लेने की एडवाइस बिल्कुल गलत थी। अगर वो सारी सेम शेप ले लेते तो ये गेम सबके लिए बहुत आसान होती, मगर उसने जानबूझकर अपना कंपटीशन कम करने के लिए दूसरों को गलत एडवाइस दी थी। सबसे मुश्किल शेप मिलने की वजह से सेयोंग की हालत बहुत खराब हो जाती है, मगर वो बड़ी मुश्किल से उस गेम को जीत जाता है। जो प्लेयर्स गेम हार जाते हैं उन्हें वहीं पर गन से शूट करके मार दिया जाता है। उस गेम को 187 प्लेयर्स ने खेला था और उस गेम के एंड के बाद सिर्फ 108 प्लेयर्स ही रह जाते हैं। इस सब के बाद सबको खाना दिया जाता है, मगर खाने की कमी की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई होती है और जैंग उस लड़के को इतना मारता है कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो गार्ड्स के साथ मिलकर डेड प्लेयर्स के ऑर्गन निकालकर उन्हें चाइनीज को भेजने का काम करता था। जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता था तो वो उन बॉडीज को गायब कर देते थे। वो ये सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे थे। इसके बारे में फ्रंटमैन तक को भी नहीं पता था। उन्होंने कंट्रोल रूम में अपने आदमी बिठाए हुए थे जो उनकी सारी फुटेजेस डिलीट कर दिया करते थे। गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में पहले से बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके और उनका काम भी होता रहे। यहाँ पर एक गार्ड आकर बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर कम खाना दिया था ताकि वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, जिससे सारे वीक प्लेयर्स गेम से बाहर हो जाएंगे। वो गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब वहाँ पर 30 मिनट्स बाद लाइट ऑफ होने वाली थी और सोंगवू को पता था कि सेयोंग की टीम कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उन्हें अपने पास बुलाकर रिलैक्स करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग की टीम ज्वाइन कर लेता है और वो उसे अगली गेम के बारे में बता देता है। लाइट बंद होने के बाद जैंग उनके साथ दूसरे प्लेयर्स को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारने के बाद सेब्यूक को मारने जाता है, मगर सेयोंग उसे आकर बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां आकर सब प्लेयर्स को रोक देते हैं। इसकी वजह से सिर्फ 80 लोग ही जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें 10 प्लेयर्स की टीम बनाने का कहा जाता है। अब वो ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बना लेते हैं। जैंग को इस गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वो सेब्यूक की दोस्त को अपनी टीम में नहीं रखता। वो सिर्फ ताकतवर लोगों को ही अपनी टीम में रखता है। सोंगवू की टीम को एक प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए वो सेब्यूक की दोस्त को अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। ये गेम असल में टग ऑफ वॉर थी। अब अगले सीन में गेम स्टार्ट हो जाता है और जैंग की टीम बहुत आसानी से जीत जाती है। इसके बाद सोंगवू की टीम की बारी आती है और उनकी टीम ओपोजिशन के मुकाबले में काफी वीक थी, लेकिन प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर्स खेले हैं, इसलिए वो उन्हें गेम जीतने के लिए गाइड करता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत मुश्किल से वो गेम जीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद फिर से लाइट्स बंद हो जाएंगी, जिस पर सोंगवू सबको रेडी रहने का कहता है, इसलिए वो एक एक करके सबको गार्ड करने का डिसाइड करते हैं। जैंग की टीम में बहुत से चालाक प्लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसे डर था कि उसके प्लेयर्स ही उसे धोखा न दे दें। दूसरी तरफ हम डॉक्टर और गार्ड्स को देखते हैं जो डेड बॉडी से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं, और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करना गार्ड नंबर 28 और 29 ने जाना था। वो गार्ड्स एक डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे जिसके अंदर सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। गार्ड नंबर 29 असल में वही ऑफिसर था जो अपने भाई को ढूंढते हुए स्क्विड गेम के अंदर आया था और उसने गार्ड नंबर 29 के ही कपड़े पहने हुए थे। इन सब बातों को सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 उस किडनी को डिलीवर करने चले जाते हैं और ऑफिसर वहां पर नोटिस करता है कि टनल में बॉम्ब लगा हुआ है। फिर नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम लोग इस जगह से बाहर निकलेंगे तो इसे एक्सप्लोड कर दिया जाएगा। अब वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस गार्ड को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने का कहता है। अब वो ऑफिसर अपना फेस दिखाकर गन को नंबर 28 पर पॉइंट कर देता है और वो उस गार्ड से एक किडनी वाली डेड बॉडी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे।
नंबर 28 उसे बताता है कि वो एक लड़की थी, जिससे ऑफिसर को कंफर्म हो जाता है कि वो उसका भाई नहीं था। अब वो गार्ड ऑफिसर को कहता है कि तुम फ्रंटमैन के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो उस गार्ड को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, तो गार्ड भी उसे बताते हैं कि उन्हें भी अगली गेम के बारे में नहीं पता। ये सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी एक गार्ड के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में डॉक्टर गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड डॉक्टर का पीछा करते हुए प्लेग्राउंड में आ जाता है। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, मगर तभी फ्रंटमैन वहां आकर उसे मार देता है और वो उस डॉक्टर को भी उसके साथ मार देता है, क्योंकि उसने गेम में चीटिंग की थी। वहां पर उन्हें नंबर 28 की भी डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई घुस आया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर को फ्रंटमैन के रूम में देखते हैं और वो एक्सप्लोर करते हुए एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर सब लोगों के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे। जब वो रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे सारे विनर्स की लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का नाम भी होता है। अब हमें बाकी सारे प्लेयर्स दिखाई देते हैं जिन्हें फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है। उन सब प्लेयर्स को अपना अपना पार्टनर चूज करने का कहा जाता है। सेबियो की दोस्त अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उसका पार्टनर बना नहीं चाहता था। जब गेम स्टार्ट होती है तो सब प्लेयर को मार्बल्स दी जाती हैं और इस गेम में एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने थे, और वो भी किसी किस्म के वायलेंस के बगैर। जिसके पास मार्बल्स खत्म हो जाएंगे उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। अब हम सोंगू और अली को ओड एंड इवन की गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले ने अपने हाथ में कितने मार्बल्स पकड़े हुए थे, मगर अली सांगमू से ऑलमोस्ट सारे मार्बल्स ले लेता है, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब सोंगू को पता था कि वो बच नहीं सकता, इसलिए वो अली को मैनिपुलेट करके कहता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच फिर से कराया जाएगा और हम दोनों यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हैं। अब सोंगू की बात सुनते हुए अली उसके साथ मार्बल्स चेंज कर लेता है और सोंगू उसे धोखा दे देता है। इसके बाद सोंगू वो मार्बल्स कार्ड को देकर वहां से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से अली एलिमिनेट हो जाता है और उसको मार दिया जाता है। ये डेथ काफी ही सैड थी। दूसरी तरफ हम प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं, जिसकी हालत खराब हो रही थी और वो इधर उधर घूम रहा था। उसका पार्टनर सेयोंग था। उन दोनों को भी कोई गेम खेलनी थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई गेम खेल ही नहीं रहा था। सेयोंग बड़ी मुश्किल से उसे गेम खेलने पर मना लेता है और वो दोनों ओड एंड इवन गेम खेलते हैं। इसमें वो बूढ़ा आदमी सेयोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो सेयोंग उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने मार्बल्स ले लेता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था, इसलिए वो अब फिर से इधर उधर घूमने लगता है। तो सेयोंग उसे कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ एक और गेम खेल लो। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सारे मार्बल धोखे से लिए हैं। वो उसे कहता है कि मुझे सब पता था, मगर मैं पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर सेयोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने सारे मार्बल्स उसको दे देता है। अब हम सेबियोक और उसकी दोस्त को गेम खेलते हुए देखते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा पास मारेगा वही जीतेगा। पहले सेबियोक अपने मार्बल्स फेंकती है, मगर जब उसकी दोस्त की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स पीछे फेंक देती है। लेकिन जब सेबियोक उसे ऐसा करता हुआ देखती है तो वो अपनी दोस्त को इन्हें दोबारा फेंकने का कहती है, मगर उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं सेबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। सेबियोक की दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है। अब उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और वो अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अगले सीन में जैंग देखता है कि सेबियोक की दूसरी दोस्त अभी भी जिंदा थी और वो बहुत आराम से बैठी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सेबियोक की दोस्त जैंग की भी फ्रेंड हुआ करती थी, मगर किसी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, तो इसलिए जैंग की वो दोस्त उसे बुली करती है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम सीरीज पर आते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम फ्रंटमैन को देखते हैं, जिसे एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। अब फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ गए हैं और वो उन्हें पिक करने चला जाता है। ये वीआईपीज यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो इन प्लेयर्स को गेम खेलता हुआ देख सकें। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है और फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को बताता है, और ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। अगले दिन उन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर्स पड़े होते हैं
और वो सब अपने नंबर्स चूज कर लेते हैं। नंबर्स का मतलब था कि जिन प्लेयर्स का जो नंबर आएगा वो उसी बारी के हिसाब से खड़ा होगा। अब आखिरी में 2 नंबर्स रह जाते हैं जो 1 और 16 होते हैं और सेयोंग को समझ नहीं आती कि वो कौन सा नंबर चूज करे। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो सेयोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। रात के टाइम उन्हें गेम के रूम में ले जाया जाता है और गेम्स के रूल होते हैं कि उन्हें दिए हुए टाइम में ब्रिज के थ्रू जाना होता है, जिसके बीच में 2 किस्म के गिलास लगे होते हैं, आम गिलास और दूसरा टेम्पर्ड गिलास होता है। अगर कोई प्लेयर आम गिलास पर पाँव रखेगा तो वो टूट जाएगा और वो प्लेयर नीचे गिर जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने खड़ा हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। तभी जैंग के सामने उसकी दोस्त आ जाती है जो उसे बुली करती थी। वो जैंग को आकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद वो जैंग को पकड़कर नीचे जम मार देती है जिससे दोनों की डेथ हो जाती है। वहाँ पर एक आदमी भी था जो ग्लास कंपनी में 30 साल से काम करता था। उसे लाइट की रिफ्लेक्शन देखकर पता चल जाता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, मगर जब फ्रेंड मैन को ये बात पता चलती है तो वो लाइट्स को बंद कर देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ना पाए। ये आखिरी स्टेप होता है मगर उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए सोंगवू उसको वहीं से धक्का दे देता है और तब सोंगवू, सेबियोक और सियोंग ब्रिज को एंड टाइम पर पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जिसने एक सर्वेंट को मारकर उसका मास्क पहन लिया था। एक वीआईपी को उस पर शक होता है तो वो उसे अपना मास्क रिमूव करने का कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा। अंदर जाकर वो उस आदमी को बेहोश कर देता है, मगर फ्रंट मैन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो ऑफिसर को देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर को आइलैंड में आते हुए देखते हैं, मगर फ्रंट मैन भी वहाँ उसका पीछा करते हुए आ जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है मगर कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें वहाँ का सारा प्रूफ भेजता है मगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और वो उसे उनके साथ चलने का कहता है, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है और जब ऑफिसर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका बड़ा भाई है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम सेब्यूक को देखते हैं जो ग्लास लगने की वजह से काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा ब्लड भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है ताकि रात में उन तीनों में से कोई एक दूसरे को मार दे। रात को सियोंग नोटिस करता है कि सेब्यूक की हालत काफी खराब है और वो उसे कहता है कि फिक्र ना करो, हम दोनों साथ हैं और हम इस गेम को मिलकर सोंगवू को हरा देंगे। सियोंग और संगवू बहुत अच्छे दोस्त थे मगर सोंगवू पैसे की लालच में सेल्फिश हो गया था, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। सियोंग सेब्यूक को तसल्ली देता है कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा कर लेंगे। सेब्यूक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बच कर जाए तो उसे हम दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। सेब्यूक की हालत बहुत खराब थी और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत थी। तभी सियोंग डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, मगर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि सोंगवू ने सेब्यूक को नाइफ से मार दिया है। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाता है। अगले दिन उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। इस गेम का नाम स्क्विड गेम होता है। इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल होता है, डू और डाई। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच में एक बहुत मजेदार फाइट होती है। ये फाइट उसी जगह पर खेली जाती है जहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट खेली गई थी और इसी दौरान बहुत बारिश भी हो रही होती है। लास्ट में सोंगवू की हालत खराब होने लगती है और वो सियोंग को कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सोंगवू को उसके साथ चलने का कहता है, लेकिन सोंगवू अपने आप को नाइफ से मार देता है जिसकी वजह से सियोंग स्क्विड गेम जीत लेता है और सारा प्राइस पूल हासिल कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम सियोंग को फ्रंटमैन के साथ देखते हैं जो उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी होता है और जब वो उसको चेक करता है तो उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। अब हम सियोंग को अपने घर जाते हुए देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई थी और अब वो डिप्रेशन की वजह से बहुत ड्रग्स लेने लगा था और उसने अब तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आकर उसे एक कार्ड देती है जो बिल्कुल स्क्विड गेम जैसे कार्ड की तरह दिखता था और उस कार्ड में एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब सियोंग उस एड्रेस में जाता है
जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारी गेम्स उसी बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 ने बनाई थी। वो बूढ़ा आदमी अपना बचपन फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब गेम्स बनाई और वो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैंने ये गेम अपने क्लाइंट्स के साथ बनाई ताकि मैं लोगों को मरते हुए देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हमने किसी को भी गेम्स ज्वाइन करने पर फोर्स नहीं किया और मैंने गेम्स में खुद भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम्स को खेलने में देखने से ज्यादा मजा आता है। वो उसे कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं और ये कहकर उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। अब हम सियोंग को सेब्यूक के छोटे भाई के पास जाते हुए देखते हैं और वो उसे लेकर सोंगवू की मदर के पास चला जाता है। वो सोंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ में वो उन्हें एक बैग भी देता है जिसमें बहुत से पैसे होते हैं। अब सियोंग स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे वही स्ट्रेंजर मिलता है जो उस सीरीज के स्टार्ट में भी मिला था। उसे देखकर सियोंग उसका पीछा भी करता है मगर तब तक वो वहां से भाग जाता है। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करके पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसे रिप्लाई मिलता है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो उस प्लेन में चढ़ जाओ। लेकिन सियोंग उस प्लेन में नहीं चढ़ता और वापस मुड़ जाता है। यहाँ पर ये सीरीज एंड हो जाती है। इस सीरीज का सीजन 2 26 दिसंबर को आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस सीजन को भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।